गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा है और ये सीखा है कि हमारे पास हमने चार अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कितने प्रकार की अभिक्रियाएं, उनमें से हमने चार अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। हम वे चार अभिक्रियाएं कौन कौन सी थी? उसमें हम पढ़ चुके हैं, एक तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में बताया था आपको कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हो, एक नया उत्पाद बनाते हो, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमने कोयले को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आएगी। बिना बुझे चूने में पानी डाल दे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ये बिना बुझा चूना है। पानी तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। इसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया थी हमारे पास। दूसरे नंबर पे थी और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जब एक उत्पाद एकल अभिकारक टूटकर एक पदार्थ टूट करके दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में बट जाए तो उसको कहेंगे हम अवियोजन अभिक्रिया। उसका एक उदाहरण दिया गया किताब में। फेरस सल्फेट को गर्म कर दिया जाए तो ये देगा फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आता है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था भाई, कोयले को हम जलाएं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में कोयला जलने पर क्या उत्पन्न होता है? गर्मी, यानी कि ऊष्मा भी पैदा होती है। तो ये थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और उदाहरण ले लो, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था भाई, बिना बुझे चूने में पानी डालेंगे तो बिना बुझे चूने में जब पानी डालते हैं तो वो थोड़ा सा उबलने लग जाता है, उसमें बुदबुदाहट होती है और वो कंटेनर जिसमें वो होता है उसमें वो गर्म हो जाता है, तो उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ये थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी मतलब
इस प्रकार की अभिक्रिया के जिन अभिक्रियाओं को होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसको होने में जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए तो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के होने में वह जो पदार्थ जिससे अभिक्रिया होनी है वो पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करे तभी वो अभिक्रिया हो पाए। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक और उदाहरण किताब में दिया है कि भाई सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में खुला छोड़ दें तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस के रूप में अलग हो जाएगी। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के ही उदाहरण है। यह भी सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में। फिर आता हमारे पास पांचवी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण लेते हैं हम कि देखिए जैसे ये फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट जो है ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है और ये आयरन है। अगर कॉपर सल्फेट के यौगिक में विलयन में अगर आयरन की कील डुबो दें तो क्या होएगा, तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाएगा। वो क्यों बदला, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से क्रिया कर देगा और वो आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन कॉपर के मुकाबले ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जिसमें एक पदार्थ एक तत्व दूसरे तत्व को इसके यौगिक से विस्थापित कर दे, हटा दे, यानी इस तत्व ने कॉपर तत्व को इसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। और भी उदाहरण ले सकते हो विस्थापन अभिक्रिया का। जिंक सल्फेट ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, जिंक बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। इससे अगली अभिक्रिया हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन यानी कि इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन यानी होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान हो, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो इसमें देखें ये दो यौगिक है, इसमें ये वाला आयन टूट करके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला आयन टूट करके इधर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ये।
तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे इसी में हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो एक सफेद रंग का अघुलनशील पदार्थ बन करके आए और वो अघुलनशील पदार्थ उस विलयन की तलहटी में बैठा रहे। तो इस प्रकार के उसके अंदर जो अवक्षेप बन जाता है उसको अवक्षेप बोलते हैं, वो सफेद रंग का जो पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये जो अभी अभिक्रिया लिखी हुई है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो बेरियम सल्फेट जो है ये अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा ये। तो ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया में भी इस उदाहरण को लिख सकते हैं हम, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी इस उदाहरण को लिख सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए आप इसमें कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखा जा सकता है द्विविस्थापन के लिए। तो मैं द्विविस्थापन के लिए एक और उदाहरण लिख देता हूं जिसमें द्विविस्थापन हो रहा है। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन के लिए एक और उदाहरण है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे हम कि ये अभिक्रिया हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे हमारे पास 8वें तरीके की अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया है कि जिसमें किसी पदार्थ का तो कोई जो इसमें अभिकारक है किसी पदार्थ का किसी अभिकारक का तो हो जाए उपचयन और किसी का हो जाए अपचयन। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो हमने देखना है कि किसका अपचयन हुआ किसमें, और ये देखना है किसमें किसका अपचयन किसका उपचयन हुआ है कौन से पदार्थ में। तो ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि किसका अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। तो देखें जिस पदार्थ में या जिस अभिकारक में से ऑक्सीजन घट जाए उसका तो होता है अपचयन, और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए उस पदार्थ का होता है उपचयन। यानी अगर ऑक्सीजन घट जाती है माइनस हो जाती है तो अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए उसका हो जाएगा उपचयन। इसी तरीके से जिसमें से हाइड्रोजन जुड़ जाए उसका हो जाएगा अपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन हट जाए उसका हो जाएगा उपचयन। दोनों में से कोई सा भी एक कार्य हो जाए, या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे, तो हम कहेंगे अपचयन। हाइड्रोजन घटे या ऑक्सीजन आकर के जुड़े तो उसको बोलेंगे उपचयन।
तो इसके लिए अब एक उदाहरण ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो देखें कॉपर प्लस, तो देखें इसमें से ऑक्सीजन कम हो गई, इस पदार्थ में से ऑक्सीजन कम हो गई है, बस सिर्फ ये पदार्थ बच गया। तो CuO का तो हो गया अपचयन, और ऑक्सीजन किसके साथ जाकर के जुड़ी है, तो इसका हो गया उपचयन। इसके साथ आकर के जो ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये हो गया उपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। एक और उदाहरण, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को कहेंगे अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहां पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया है जिंक में, और कार्बन का उपचयन हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये तो हो गया उपचयन, और ये हो गया अपचयन। तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार यहां पर समाप्त हो जाते हैं। अब आगे इसमें टॉपिक है, इस चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारे पास संसारण संसारण मतलब, संसारण का अर्थ है जंग लगना या जंग जैसी प्रत किसी धातु के ऊपर चढ़ जाना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संसारण। आप लोगों ने लोहे के पदार्थों पर तकरीबन देखा होगा कि जंग लग जाता है, वो लाल लाल कलर का जंग हो जाता है उस पर। वो लगता किस कारण से है, नमी की मौजूदगी के कारण। तो इस प्रकार से अनेकों चीजें हर साल खराब हो जाती हैं, लाखों करोड़ रुपए सरकार का और हमारे देश का बर्बाद हो जाता है इस जंग के कारण। तो इस जंग से बचने के उपाय क्या क्या है भाई, पेंट कर दें उन वस्तुओं को, या उन पर तेल या ग्रीस की तह चढ़ा दें, तभी जंग से बचाया जा सकता है। या उस पर किसी ऐसी धातु की तह परत चढ़ा दें जिस पर जंग बहुत कम लगता है, या वो जंग ना लगता हो या देर से लगता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। संसारण के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब इससे आगे हमारे पास टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब, विकृत गंधिता का अर्थ है खाने की पदार्थों में बदबू हो जाना या उनका स्वाद खराब हो जाना। ऐसे पदार्थ जो लगभग तेलीय होते हैं, तेलीय पदार्थों में ज़्यादातर, जैसे आप लोगों ने देखा कि नमकीन वगैरह या बिस्किट वगैरह को आप लोग खुला छोड़ दें तो क्या होता है, बिस्किट जो है नमी पकड़ जाता है, नमकीन भी नमी पकड़ जाती है। अगर उसी नमकीन को उठा करके रख दे तो क्या होएगा, उस नमकीन के अंदर या चिप्स में भी ऐसा होता है, तो उनमें क्या हो जाएगा, एक विशेष स्मेल हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार की स्मेल को बोलेंगे विकृत गंधिता। साथ ही साथ स्मेल होने के साथ उस पदार्थ के स्वाद में भी फर्क पड़ जाता है। ये लगता है काफ़ी दिन रखने के बाद उसको कि ये खराब हो चुका है। तो इस प्रकार के पदार्थों को नहीं खाना चाहिए जिसमें इस प्रकार की स्मेल हो जाए या वे खराब हो जाए, उनकी गंध विकृत हो जाए। अब इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इससे बचने के उपाय ये है कि हम उन पदार्थों को हवा के कांटेक्ट से हटा दें। हवा का कांटेक्ट मतलब उसको या तो किसी
एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें जिसमें हवा ना लगती हो, या फिर पॉलीथीन में लपेट करके अच्छे प्रकार से तुरंत बंद कर दें। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में या आप लोग जो भी सामान लेकर के आते हो, लगभग खाने के जो पैकेट में बंद होता है, उस पैकेट में हवा भरी होती है। वो हवा जो है वो ऑक्सीजन को हटा करके जब पैकिंग किया जाता है उसमें से ऑक्सीजन हटा दी जाती है। उस पैकेट में से ऑक्सीजन की जो रूप में जो हवा उसको बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करके उस पदार्थ को खराब कर देती है। तो इसलिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नाइट्रोजन गैस को मिलाया उन पैकेट्स के अंदर भरा जाता है, ताकि वे पैकेट जो है उन पैकेट के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो खराब ना हो, उनमें गंद ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही दुकानों पर रखे रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, संसारण, विकृत गंधिता और अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बाकी इस चैप्टर में अब क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, तो आगे अगला चैप्टर हम कल स्टार्ट करने वाले हैं।